हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मिथिलेश कुमार और आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं उदित फार्मेसी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करता हूं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। फार्माकोग्नोसी का टॉप 20 सीरीज़ का ये सेकेंड पार्ट रहने वाला है। इसमें हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। इससे पहले मैंने पार्ट 1 पढ़ा दिया है, तो पार्ट 1 में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था थोड़ा सा बेसिकली रिवाइज कर लेते हैं ताकि आपको चीज़ें थोड़ा क्लियरिटी में मिल जाए। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने पढ़ा था डिफाइन फार्माकोग्नोसी, यानी फार्माकोग्नोसी होता क्या है। डिस्कस द हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी होता क्या है, इसके हिस्ट्री और स्कोप को एक्सप्लेन करना था। अगर मैं फार्माकोग्नोसी की बात करूं तो फार्माकोग्नोसी बेसिकली डिराइव किया गया है दो ग्रीक वर्ड से। एक ग्रीक वर्ड है फार्माकोन जिसका मतलब होता है ड्रग्स, और दूसरा ग्रीक वर्ड है गनोसिस जिसका मतलब होता है नॉलेज। सो सिंपली हम लोग क्या कह देते हैं, नॉलेज ऑफ ड्रग्स, है कि नहीं। हाँ, और फार्माकोग्नोसी में कैसे ड्रग्स की नॉलेज इकट्ठा करते हैं, तो स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग्स। यहाँ पर कैसे ड्रग्स की स्टडी करते हैं, क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो कि हमें नेचुरली प्राप्त होता है, जैसे प्लांट्स से, एनिमल्स से, मिनरल्स से। करेक्ट। हाँ, यही चीज़ें हम लोगों ने देखा था कि फार्माकोग्नोसी को इनिशियली मटेरिया मेडिका के नाम से जाना जाता है, और फिर इसको इंट्रोड्यूस किया गया था किसके द्वारा, C.A. सिडलर के द्वारा, है कि नहीं। हाँ, सन 1815 में, यानी टर्म फार्माकोग्नोसी किसने दिया था, C.A. सिडलर साहब ने दिया था। करेक्ट। एंड फिर उसके बाद हमको बात कर रहे हैं पहले फार्मासिस्ट कौन थे, हमने पढ़ा था फर्स्ट फार्मासिस्ट कौन थे, तो गैलन थे। गैलन पहले फार्मासिस्ट थे। फिर उसके बाद हमने पढ़ा कि चरखा कौन थे, फादर ऑफ आयुर्वेदा। फिर फादर ऑफ मेडिसिन हिपोक्रेट्स, फर्स्ट फार्मासिस्ट गैलन। फादर ऑफ नेचुरल साइंस या जूलॉजी एरिस्टोटल। टर्म फार्माकोग्नोसी कॉइन किया C.A. सिडलर। ये सारी इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट के नाम हम लोग पढ़े थे, और इसके स्कोप में कुछ पॉइंट्स को याद रखे थे जिसका ट्रिक था IBPTN, यानी कि I फॉर आइसोलेशन ऑफ फाइटोकेमिकल्स, B फॉर बायोसिंथेटिक पाथवे इन्वेस्टिगेशन, है ना, इन्वेस्टिगेशन ऑफ बायोसिंथेटिक पाथवे। IBP, P फॉर क्या है, प्रिपरेशन ऑफ हर्बल फॉर्मुलेशन, हर्बल फॉर्मुलेशन कैसे होता है। T फॉर क्या था, ड्रग्स ऑफ डायरेक्ट थेरेपेटिक यूज़, यानी कि थेरेपेटिक यूज़ के बारे में पढ़ते हैं, T फॉर थेरेपेटिक यूज़। उसके बाद N फॉर नोवल मेडिसिन, यानी डेवलप कैसे होता है, डेवलपमेंट ऑफ नोवल मेडिसिन। ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरा पांचों पॉइंट हमने लगभग पढ़ लिया था स्कोप में भी, एंड फिर कुछ क्वेश्चंस करे थे, एंड आपका ये पहला क्वेश्चन कवर हो गया था। ठीक है। हाँ, आज हम लोग सेकेंड क्वेश्चन को शुरू करने जा रहे हैं। अगेन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा 100%, मतलब 100%। देखिए, टॉप 20 सीरीज का कोई भी ऐसा लेक्चर नहीं जहाँ से क्वेश्चन नहीं फंसेगा, क्योंकि यहाँ एकदम सेलेक्टेड चीज़ पढ़ाई जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग्स से। देखो क्वेश्चन नंबर 2 है डिस्कस वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग, यानी अपरिष्कृत औषधियों के वर्गीकरण की विभिन्न प्रणालियों पर चर्चा करें। यानी कि आप डिस्कस करिए वेरियस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग। क्रूड ड्रग मैंने बताया क्या होता है, नेचुरल ड्रग्स होते हैं। क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, तो मैंने बताया क्रूड ड्रग्स क्या होते हैं, मे बी डिराइव्ड फ्रॉम वेरियस नेचुरल सोर्सेज लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, मिनरल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सर कल तक तो आप प्लांट, एनिमल, मिनरल बोले थे। देखो सूक्ष्म जीव भी तो लिविंग है ना, नेचुरल है। तो माइक्रोएम जैसे कि आपका कुछ बैक्टीरिया हो जाता है, कुछ फंगाई हो जाता है, तो कुछ इस तरीके की चीज़ों से भी कुछ ड्रग्स प्राप्त होते हैं, है ना। हाँ, तो क्रूड ड्रग्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से प्राप्त होते हैं। ये आपने देख लिया, प्लांट्स से, एनिमल्स से या मिनरल से, या तो माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीवों से हमें प्राप्त हो सकता है। ठीक है। हाँ, चूँकि बहुत ज़्यादा क्रूड ड्रग्स है, उसको ईजिली स्टडी करने के लिए हमें क्लासीफाई करना पड़ता है, वर्गीकृत करना पड़ता है। जैसे अगर एक स्कूल में 1000 बच्चे हैं, तो क्या 1000 बच्चे को एक साथ एनालाइज किया जा सकता है, क्या अच्छे से पढ़ाया जा सकता है, नहीं पढ़ाया जा सकता है। उसको क्या किया जाता है, क्लासीफाई किया जाता है। कैसे क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सा बच्चा फर्स्ट क्लास में है, कौन से बच्चे सेकेंड क्लास में हैं, कौन से बच्चे थर्ड क्लास में हैं, कौन से बच्चे फोर्थ क्लास में हैं, फिफ्थ क्लास में, सिक्स्थ क्लास में है। ये एक तरीका हुआ कि बच्चे की योग्यता देखी जाती है कि वो किस क्लास के लायक है, उसके आधार पर उसको अलग अलग क्लास में वर्गीकृत कर दिया गया। देन अब हर क्लास में अलग अलग टीचर भेज दिया जाएगा, देन अच्छे से हर क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, है कि नहीं। हाँ, अगर एक क्लास में ज़्यादा बच्चे हो गए तो उसको भी सेक्शन वाइज डिवाइड कर देते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी,
है कि नहीं। हाँ, तो वही वाली बात है कि यहाँ पर हम लोग जो क्रूड ड्रग के क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, तो क्यों ज़रूरत हुआ क्लासिफिकेशन का, क्योंकि क्रूड ड्रग बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो इसको इजीली स्टडी करने के लिए हम लोग डिफरेंट क्राइटेरिया के बिहाफ पर, अलग अलग क्राइटेरिया के बिहाफ पर हम लोग उसको डिवाइड किए, बांटे, ठीक है। हाँ, तो वही बोल रहा है ड्यू टू देयर वाइड डिस्ट्रीब्यूशन, चूँकि बहुत ज़्यादा वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, द अरेंजमेंट ऑफ क्लासिफिकेशन इज डेफिनिट सीक्वेंस इज नेसेसरी टू अंडरस्टैंड इजिली। यानी कि चूँकि इसका वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, अरेंजमेंट एक डेफिनिट सीक्वेंस में होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप इसको इजीली सारे ड्रग्स को समझ पाओगे, ठीक है। चलो वेरी गुड। अब वही चीज़ें हैं, इसको हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी और ज़्यादा डिफिकल्ट टर्म होगा, थोड़ा सा आप लोग देख लेना। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, अपरिष्कृत औषधियाँ विभिन्न प्राकृतिक स्रोतों, जैसे अपरिष्कृत औषधियाँ यानी कि आप समझ लो इसको कहा जाता है क्रूड ड्रग, इसी को कहा जाता है क्रूड ड्रग, ठीक है। विभिन्न प्राकृतिक स्रोत जैसे पौधे, जानवर, खनिज एवं सूक्ष्म जीवों आदि से प्राप्त की जाती है। उनके व्यापक वितरण के कारण उनको आसानी से समझने के लिए निश्चित क्रम में वर्गीकरण की व्यवस्था आवश्यक है। क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रूड ड्रग्स होता है, तो उनको समझने के लिए उनके क्लासिफिकेशन होने बहुत ज़रूरी हैं, ठीक है। चलो, अब क्लासिफिकेशन कितने टाइप्स के होते हैं, तो याद रखना क्लासिफिकेशन आपके टोटल 6 टाइप्स के होते हैं। कितने टाइप्स के होते हैं क्लासिफिकेशन, जो आपके सिलेबस में दिया हुआ है 6 प्रकार का, 6 टाइप का क्लासिफिकेशन आपके सिलेबस में दिया हुआ है, और 6 प्रकार पर पढ़ना है। अब कोई पूछेगा कि इस 6 में कोई इंपॉर्टेंट बता दे, तो वो भी बता देंगे, इस 6 में भी कोई इंपॉर्टेंट बताना होगा तो वो भी बता देंगे, लेकिन पढ़ना 6 है। अब 6 टाइप का क्लासिफिकेशन होता है, इसका कौन कौन सा 6 टाइप है, तो पहला है अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा है टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, चौथा है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, पांचवा है केमिकल क्लासिफिकेशन, छठा है कीमो टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। इस तरीके से 6 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। इसको याद रखने का तरीका है कि क्लासिफिकेशन कितने टाइप के होते हैं, तो हम एक वो फ़ोटो दिखाएं। यहाँ पे देख रहे होंगे एक एटीएम मशीन है ना, तो सर ये एटीएम तो देसी नहीं लग रहा है, यानी इंडिया का नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर जो मैडम खड़ी हैं, ये कौन सा इंडिया की लग रही हैं, ये भी तो विदेश की लग रही हैं, विदेशी लग रही हैं, है ना। हाँ, तो एक्चुअली ये एटीएम पर आई हुई हैं। कहाँ पर आई हुई हैं, एटीएम पर आई हुई हैं। और एटीएम पर क्या लगा होता है, सीसीटीवी फुटेज लगा होता है। याद रखना, एटीएम पर सीसीटीवी कैमरा लगा होता है, तभी तो दीदी का फोटो आ गया। एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगा होता है। आदर्श कुमार जोशी कह रहे सर बुक में एटीएम नहीं है। अरे भाई, बुक में एटीएम की जरूरत नहीं थी, तो काहे के लिए, हम पढ़ाने के लिए, ट्रिक बनाने के लिए नहीं फोटो लगाए हैं। चलो, तो मैंने क्या बताया, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। A4 अल्फ़ाबेटिकल, T4 टेक्सोनॉमिकल, M4 मॉर्फोलॉजिकल, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 याद हो गया। जैसे क्लासिफिकेशन की बात होगी, आपके मन में ये वाला एटीएम आना चाहिए, लेकिन हमको पता है कि एटीएम आए चाहे नहीं आए, ये एटीएम वाली मैडम लोग जरूर आ जाएगी आपके मन में, है ना। हमको पता है। चलो, जिसका भी नाम आ जाए, जिसका भी मन में फोटो आ जाए, लेकिन आना जरूर चाहिए, ताकि आपको छूटे नहीं, है ना क्वेश्चन। तो क्लासिफिकेशन जैसे ही आ जाए तो आपके मन में आना चाहिए, अच्छा हाँ, एटीएम के पास कुछ मैडम लोग थी, है कि नहीं। हाँ, तो एटीएम पर क्या लगे होते हैं, सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। तो एटीएम में A4 अल्फ़ाबेटिकल, T4 टेक्सोनॉमिकल, M4 मॉर्फोलॉजिकल। पर मतलब PR मतलब फार्माकोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल। देखो, A4 अल्फ़ाबेटिकल, T4 टेक्सोनॉमिकल, M4 मॉर्फोलॉजिकल, पर PR पर फॉर फार्माकोलॉजिकल, है ना, फार्माकोलॉजिकल। फिर एक C का मतलब CCTV है ना, तो एक C का मतलब है केमिकल, और CT भी है। CT का मतलब हुआ कीमो टेक्सोनॉमिकल, भी का मतलब कुछ नहीं है, ठीक है। तो याद रखना क्या है। देखो एक बच्चा कितना अच्छा है, जय सिंह कह रहा है ये सब दीदी लोग हैं। हेलो दीदी, हाँ बढ़िया है, हाँ चलो बहुत बढ़िया है, अच्छा संस्कार मिला है ना। हाँ, क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स के कितने क्लासिफिकेशन हैं, 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन है जो आपको सिलेबस में पढ़ना है। याद रखने का तरीका क्या होगा, एटीएम पर सीसीटीवी फुटेज लगे होते हैं। A4 अल्फ़ाबेटिकल, T4 टेक्सोनॉमिकल, M4 मॉर्फोलॉजिकल, फिर पर यानी फार्माकोलॉजिकल, केमिकल और कीमो टेक्सोनॉमिकल
क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग रहने वाला है। 6 टाइप्स के क्लासिफिकेशन रहते हैं, होते हैं, ठीक है। हाँ, अब 1 बाय 1 इनको पढ़ना है। लेकिन अगर आप कोई बच्चा मुझसे पूछेगा कि सर इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है ना, इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है भैया, तो इसमें भी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो है वो कौन सा है, तो वो है एक मॉर्फोलॉजिकल, है ना। मॉर्फोलॉजिकल से काफ़ी बार सवाल आते हैं, नोट कर लेना। और एक होता है फार्माकोलॉजिकल। अगर कई बार ऐसा, जैसे हम तो क्वेश्चन बना दिए इस तरीके से कि भैया क्लासिफिकेशन ऑफ क्रूड ड्रग क्या है और सभ्य के बारे में लिखिए, तो कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आता है, कई बार इंडिविजुअली आएगा कि सिर्फ हमको मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल लिख के बताओ, कई बार सिर्फ अल्फ़ाबेटिकल आ जाता है। लेकिन पूछा जाए कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है सर, तो मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। खैर, इन सभी क्लासिफिकेशन को थोड़ा थोड़ा जानेंगे ताकि एग्जाम में लिखने आए तो आप लिख सकें, ठीक है। देखो, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है। अगर मैं अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन की बात करूं तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन का मतलब ही है अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग ड्रग को क्लासिफाई करना। जैसे डिक्शनरी देखे हो, हाँ, डिक्शनरी में वर्ड कैसे अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है, यानी ए वाला वर्ड सबसे पहले होता है, फिर बी से सारा वर्ड उसके बी मतलब बाद में होता है, फिर सी वाला उससे बाद, फिर डी वाला उससे बाद, जस्ट लाइक दैट। यहाँ पे ड्रग्स का नाम लिया जाता है, खास करके इंग्लिश या लैटिन नेम, और उसका पहला अक्षर देखा जाता है कि वो किस नाम से है, और उसके हिसाब से ड्रग को प्लेस कर दिया जाता है। जैसे आपका यहाँ पे देख लो, अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया हुआ, ए वाला पहले है, बी वाला, सी वाला, डी वाला, ई वाला, एफ वाला, जी वाला, एच वाला, समझ रहे बात को। हाँ, जैसे कुछ किताबें हैं, जैसे इंडिया में चलता है इंडियन फार्माकोपिया, पता है आपको इंडियन फार्माकोपिया इंडिया का ऑफिशियल बुक है, जिसमें इंडिया में जितने भी ड्रग्स मार्केटिंग हो रही है, बन रही है, प्रोडक्शन हो रही है, सबका पूरा प्रॉपर गाइडलाइन लिखा रहता है, कैसे यूज करना है, क्या है ना। तो यहाँ पे हर एक ड्रग का इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है, तो एक्चुअली ड्रग किस तरीके से अरेंज है, तो यहाँ पर ड्रग अल्फ़ाबेटिकली अरेंज है, जैसे डिक्शनरी में होता है। अगर इतनी मोटी किताब होती है फार्माकोपिया, अगर आपको मान लो कोई ड्रग के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए तो उसका कैसे खोजोगे, तो प्रॉपरली इजीली खोज पाएंगे, कारण क्योंकि वो अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड है। कैसे डिक्शनरी में उतना महीन वर्ड को भी खोज लेते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर हम लोग ड्रग को उसके इंग्लिश या लैटिन नेम के फर्स्ट लेटर के बिहाफ पर अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करते हैं। एग्जाम्पल में जैसे कुछ फार्माकोपिया हैं, इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूएस फार्माकोपिया, यानी अमेरिका का जो फार्माकोपिया है, वहाँ पे भी ड्रग को बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया गया है ना। सनी तिवारी का सवाल है, सर लेटेस्ट फार्माकोपिया कौन सा है। देखो भाई, लेटेस्ट फार्माकोपिया अभी जस्ट आपका 10th एडिशन 2026 में आया हुआ है, वो है। लेकिन अभी फिलहाल हम लोग फार्माकोपिया टॉपिक नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो सुटिक्स में पढ़ना है ना। हाँ, चलो, कह रहा है देखो, द क्रूड ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स। यस, अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में जो क्रूड ड्रग है उसको अरेंज किया जाता है उनके अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर के बिहाफ पे। कैसे? बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम्स, यानी उनके इंग्लिश और लैटिन नेम के बिहाफ पे। सम ऑफ द फार्माकोपियाज एंड रेफरेंस बुक्स विच क्लासीफाई द ड्रग्स अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम आर। जैसे कुछ फार्माकोपियाज हैं और कुछ रेफरेंस बुक हैं जिसमें ड्रग्स की क्लासिफिकेशन कुछ इस प्रकार से की गई हैं अल्फ़ाबेटिकली तरीके से। जैसे इंडियन फार्माकोपिया है, ब्रिटिश फार्माकोपिया है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया है ना। हाँ, तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है मैंने बताया। अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को अरेंज किया जाता है अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में बाय देयर इंग्लिश और लैटिन नेम, ठीक है। जैसे कुछ फार्माकोपिया या रेफरेंस बुक हैं जिसमें ड्रग को क्लासिफाई किया गया है इसी सिस्टम के द्वारा। जैसे एग्जांपल में इंडियन फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया। जैसे एक बार क्वेश्चन आ गया था एग्जाम में कि बताओ भाई इंडियन फार्माकोपिया में किस मतलब क्या कहते हैं, किस बेसिस पर क्लासिफाई किया गया है, तो अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है। हाँ, ऐसे ही इंडियन फार्माकोपिया हो या ब्रिटिश फार्माकोपिया हो या यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया हो, इसको शॉर्टकट में याद रखना, इसका फुल फॉर्म भी पूछा हुआ है, आईपी। इंडियन फार्माकोपिया को शॉर्टकट में क्या कहते हैं? आईपी। इसको कहते हैं बीपी और इसको कहते हैं यूएसपी। ये इंडिया का फार्माकोपिया है, ये ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का है, और यूएसपी यानी यूनाइटेड स्टेट यानी कि अमेरिका का है, ठीक है। वही है हिंदी में देखो, वर्णमाला वर्गीकरण, यानी क्रूड ड्रग्स कच्ची दवाओं को उनके अंग्रेजी या लैटिन नामों के अनुसार वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाता है अल्फ़ाबेटिकली।
कुछ फार्माकोपिया और संदर्भ पुस्तकें हैं जिसमें इस प्रणाली के अनुसार दवा को वर्गीकृत करती हैं, जैसे भारतीय फार्माकोपिया, ब्रिटिश फार्माकोपिया, संयुक्त राज्य अमेरिका फार्माकोपिया, है ना। हाँ चलो, है ना, ये वर्णमाला वर्गीकरण हो गया। अब जो भी वर्गीकरण पढ़ेंगे उसके कुछ फायदे और कुछ नुकसान होंगे और एग्जाम्पल। कोई भी क्लासिफिकेशन सिस्टम हो उसका मतलब क्या है, उसमें किस बेसिस पर किया गया है क्लासिफिकेशन, प्लस एडवांटेज, डिसएडवांटेज और एग्जाम्पल। जैसे अगर मैं बात करूं इसके एडवांटेज की, अगर अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन के फ़ायदे की बात करूं, एडवांटेज मतलब होता है लाभ, फ़ायदा। ये एक सिंपल मेथड है, बहुत बेसिक सिंपल सा मेथड है, इसमें कोई साइंटिफिक तरीका लगा नहीं, दवा के नाम के हिसाब से बांट दी और बहुत यूजफुल भी है। दवा को लोकेट करना भी आसान है, ट्रेस करना भी आसान है, कितनी भी मोटी किताब हो आसानी से आप दवा को खोज पाएंगे। इन दिस सिस्टम लोकेशन ट्रेसिंग ऑफ ड्रग इज़ वेरी इजी। यस, कोई भी ड्रग है उसको ट्रेस करना है यानी उसको खोजना है तो बहुत ईजिली खोज पाओगे। नो कन्फ्यूजन एज एंट्रीज कैन नॉट अपीयर रिपीटेडली, यानी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा क्योंकि एक ड्रग बार बार रिपीट नहीं होगा कहीं पर, है ना, क्योंकि एक ड्रग का नाम एक ही जगह आएगा ना। हाँ, रिपीट नहीं होगा। जैसे डिक्शनरी में कोई एक वर्ड 4 बार रिपीट होता है क्या, नहीं, जस्ट डिक्शनरी वाला मेथड यहाँ अपनाया जाता है और कुछ नहीं। जैसे डिसएडवांटेज की मैं बात कर, आज के बच्चे कहाँ जानेंगे डिक्शनरी, आज के बच्चे मोबाइल पे सर्च करते हैं, चैट जीपीटी आ गया। हमारे ज़माने में हुआ करता था डिक्शनरी, है ना। हाँ, अब हम लोग कह सकते हैं लिटरली डिक्शनरी विलुप्त हो रहा है, लिटरली मैं बता रहा हूँ। अब आपके घर में जो आपका छोटा भाई बहन है वो डिक्शनरी कभी पढ़ते देखे हैं, उसको डिक्शनरी खोजते देखे हैं, बताइएगा। एक बच्चा पूछ रहा है सर अब आपकी आंखें ठीक है, आईज ठीक है यार, हाँ अभी ठीक लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं देखे होंगे, है ना, नहीं देखे होंगे। अब वो सीधा जेमिनाई से, चैट जीपीटी से, या तो फिर पहले तो बीच में डिक्शनरी वाला ऐप वगैरह आ गया था, मोबाइल से सर्च कर लेता है, तो वो बच्चा कहाँ दिखेगा। एक बच्चा बोला एनर्जी नहीं दिख रहा है, थोड़ा तबीयत सही नहीं है दोस्त, थोड़ा सा ज़्यादा हैरासमेंट हो गया, थोड़ा काम रात में मेरा ज़्यादा हो गया था और लगभग 3 या 4 बजे तक मैं सो ही पाया हूँ और सुबह फिर जग के आपकी क्लासेस कंटिन्यू कर रहा हूँ। बट कोई बात नहीं है, थोड़ा मैं बताया ना, जीवन में आपके हर दिन एक समान नहीं होता है, कभी आपकी एनर्जी डाउन रहेगी, कभी एनर्जी हाई रहेगी, बट कंसिस्टेंसी मैटर करता है दोस्त। लेट से करो, पहले करो, बट करो, है ना। क्लासेस कैंसिल करना मेरा मतलब बिल्कुल भी मतलब लास्ट प्रायोरिटी, जब ऐसा लगता है कि हम नहीं ले पाएंगे तभी। अदरवाइज मैं पूरा प्रयास करता हूं कि अपने चेहरे पे मुस्कान रखते हुए आपको कंसेप्ट बहुत आसानी से क्लियर करूं, चीज़ें अच्छे से समझाऊं। ऐसा कभी नहीं होगा, चाहे मैं किसी भी स्थिति में हूं, ऐसा कभी नहीं होगा कि मैं सिर्फ पढ़ पढ़ के आगे निकल रहा हूं, नहीं, एकदम चीज़ें एक एक लाइन में क्लियर करता चलूंगा, है ना। ये एक सिंपल मेथड है, ड्रग का लोकेशन ट्रेसिंग बहुत आसान होता है, यस, कोई कंफ्यूजन नहीं होता है, बहुत बढ़िया। अब है डिसएडवांटेज, इसके कुछ नुकसान भी है। दुनिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके फायदे हैं तो नुकसान नहीं है, हर चीज़ के फायदे भी हैं तो नुकसान भी हैं। डिसएडवांटेज है कि यहाँ साइंटिफिक नेचर ऑफ द ड्रग इज नॉट रिवील्ड बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम से किसी भी साइंटिफिक नेचर का कुछ पता चल पाया क्या, नहीं। एक सेकेंड, हेलो, वेरी गुड मॉर्निंग सर, बताइए। सर जिनको ऑडियो मेरी डबल आ रही है ना, उनको क्या कीजिए कि उनको बोलिए क्लास को कट करके फिर से ज्वाइन करने के लिए, ठीक है। मैं भी अपने फ़ोन में क्लास चला के देख रहा हूँ सर, ऑडियो परफेक्ट है, कुछ बच्चों में ये ग्लिच है अपने ऐप का, होता है ना। हाँ हाँ, तो उनको बोलिए कि क्लास को कट करके फिर से स्टार्ट करें तो सही हो जाएगा। हाँ हाँ, रीज्वाइन कर लें, या तो ऐप को रिफ़्रेश करके फिर से, होता है ना, बंद करके फिर से ओपन करें, ठीक है। ओके ओके ओके। यार पर्सनल सवालों पे मत आया करो। अब कोई पूछ रहा है कि आपकी एज क्या है, आपकी शादी कितनी है, यार अभी उससे आपका एग्ज़ाम निकलेगा क्या। एकदम बिल्कुल खुले समय पे हम लोग अच्छे से बात विचार करेंगे, एकदम लाइव आ जाएंगे और यही चीज़ें डिस्कस ही करेंगे। आप मुझसे जो पूछना चाहोगे, इवन ये भी पूछ लोगे कितनी बंदी है तो वो भी बता देंगे, लिटरली, झूठ क्या बोलना नहीं होगी तो वो भी बता देंगे नहीं है। लेकिन अभी आपके लिए पढ़ाई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम सर पे है, सो प्लीज़ फोकस ऑन योर स्टडीज़। चलो, डिसएडवांटेज की मैं बात करूं, साइंटिफिक नेचर ऑफ ड्रग इज नॉट रिवील्ड बाय दिस सिस्टम। इस सिस्टम के द्वारा कोई भी साइंटिफिक नेचर रिवील नहीं होता है। ओरिजिनल सोर्स ऑफ ड्रग्स आर ऑल्सो नॉट क्लियर, यानी ओरिजिनल सोर्स ड्रग का क्या है, कहां से प्राप्त हुआ, कुछ पता ही नहीं चल रहा है।
खाली नाम से सिर्फ आप खोज सकते हो ड्रग, लेकिन कुछ ऐसा होता है ना क्लासिफिकेशन, जैसे हम इस तरीके से क्लासीफाई कर दें। एक तरीका ये हो सकता है कि उसका मेडिसिनल यूज क्या है, कौन सा दवाई माथा दर्द का है, कौन सा दवाई बुखार का है, कौन सा दवाई पेट दर्द का है, कौन सा दवाई जो पतला पैखाना का है ना, हाँ लूज मोशन का है। तो उससे कहीं ना कहीं हमको ये तो पता चला कि हाँ भैया ये दवा इस यूज में आता है, क्लासीफाई। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा है। तो वही बोल रहा है, ना ही उसका साइंटिफिक नेचर पता चल रहा है, ना ही ओरिजिनल सोर्स पता चल रहा है। एंड दिस सिस्टम डजंट शो विच एंट्रीज आर न्यू एंड विच आर ओल्ड, यानी कौन सी दवा नई है और कौन सी दवा पुरानी है। जैसे एक किताब है इंडियन फार्माकोपिया, अब उसमें कोई नई ड्रग है जो अभी जस्ट लॉन्च हुई है, जस्ट अभी उसकी लॉन्च क्या मतलब उसको क्लिनिकल ट्रायल में अप्रूवल मिला है और वो पूरी तरीके से मार्केट में बिकने के लिए रेडी है, तो उसको इंडियन फार्माकोपिया में ऐड किया गया और उस दवा का नाम मान लो ए से है। तो सोच लो अब वो दवा सबसे पहले लिखा जाएगा, है कि नहीं? हाँ, तो कौन सा नया कौन सा पुराना ये सब नहीं पता चलेगा। कारण क्योंकि यहाँ पर सिंपली बात है कि भैया नाम के अकॉर्डिंग रखना है। अगर पुराना भी ड्रग है, नया से नया ड्रग है, उसको भी आगे में रख दोगे, पुराना ड्रग है वो भी आगे रखा जा सकता है, नाम के ऊपर डिपेंड करता है। तो जस्ट लाइक दैट ये कुछ डिसएडवांटेज है। एग्जाम्पल जैसे लिखा देता हूँ, तो देखो एकदम कुछ ड्रग के नाम लिखे हुए हैं, ये सब क्रूड ड्रग है, ये सब क्रूड ड्रग हैं, ध्यान रखना। जैसे आपका उनको एक अल्फाबेटिकली अरेंज किया गया है, जैसे ए फॉर अगार। अब अगार क्या है सर? ये क्रूड ड्रग का नाम है, प्लांट का नाम है, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगार। बी फॉर बेंजोइन, एग्जाम्पल में आपको क्लासिफिकेशन का ये एग्जाम्पल लिखना होगा, याद रख लेना। अगार, बेंजोइन, सिंकोना, डिजिटलिस, एरगट, फेनल, जिंजर, जलाप, कीनो, लिंसिड, मस्टर्ड, नटमेग। इस तरीके से देखो ए बी सी डी ई एफ जी एच, एच फॉर नहीं लिखाया गया तो हायोसाइमस, आई फॉर इपिक एक्वाना ऐड कर लेना, जे फॉर जलाप, कीनो, लिंसिड, KLMN। तो इस तरीके से आपका लिखा जाता है। तो ABCDEF तक कम से कम लिख देना कि एक तरीके से अल्फाबेटिकली ये अरेंज्ड है, ठीक है। चलो ये एग्जाम्पल हो गए किसके? अल्फाबेटिकल क्लासिफिकेशन के। तो इसके लाभ क्या हिंदी में लिखो। हाँ, हिंदी में क्या है भाई? तो ये एक सरल विधि है, सिंपल मेथड है। इस प्रणाली में औषधियों का पता लगाना बहुत आसान है। प्रविष्टियाँ बार बार नहीं दिखाई देती, यानी बार बार क्या कहते हैं, ऐसे एक ही ड्रग बार बार रिपीट नहीं होता है। नुकसान में क्या है? इस प्रणाली से दवाओं के वैज्ञानिक प्रकृति का पता नहीं चलता, साइंटिफिक चीज़ें कुछ नहीं पता चलती हैं। दवाओं का मूल स्रोत भी स्पष्ट नहीं होता है कि ओरिजिनल सोर्स क्या है, वो भी नहीं पता चलता है। यह प्रणाली यह भी नहीं दिखा पाती कि कौन सी प्रविष्टियाँ नई है यानी कौन सी पुरानी है, यानी कौन सी चीज़ें नई हैं, कौन सा ड्रग नया है पुराना है, उसके बारे में कुछ नहीं पता चलता है ना। हाँ, यानी एग्जाम्पल्स में जैसे ए फॉर अगार, बेंजोइन, सिंकोना, डिजिटलिस, एरगट, फेनल, जिंजर, जलाप, कीनो, लिंसिड, मस्टर्ड, नटमेग, इस तरीके से आपका कंटिन्यू चलता है, ठीक है। ए भाई, हमको लगा था जैत को अच्छा संस्कार मिला, लेकिन ये आदमी तो यार खत्म है यार। अब क्लास में लिख रहा है, दीदी आप मुझे राखी कब बांधोगे? अरे पागल, थोड़ा सा तारीफ क्या कर दिया यार, तुम मेरा पूरा एकदम से डुबा दिया यार। मुझे लगा कि ये क्या मतलब हुआ कि क्लास में राखी कब बांधोगे यार। बट ठीक है, दिखावा नहीं करना है, यहाँ पढ़ाई करने आए हो, यहाँ पे भाई बहन का रिश्ता निभाने नहीं आए हो। मुझे लगा कि चलो बच्चे को अच्छा संस्कार मिला है कि भाई बच्चा सबको दीदी बोल रहा है, भैया बोल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये तो यहाँ पे आके दिन काट रहा है यार। ऐसे लड़के से और सावधान रहना, है ना, जो जानबूझ के दीदी भैया बोल के उसके मन में कुछ और रहता है फिर, ठीक है। फोकस करो पढ़ाई पर। टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन दूसरा होता है, टेक्सोनोमिकल क्लासिफिकेशन। जैसे मैंने बताया था ATM पर CCTV फुटेज, तो अल्फाबेटिकल, टेक्सोनोमिकल। अच्छा, टेक्सोनोमिकल में क्या होता है कि जो भी क्रूड ड्रग है, ये खास करके प्लांट बेस्ड ड्रग के लिए होता है। प्लांट बेस्ड ड्रग, जो प्लांट बेस्ड ड्रग है ना, प्लांट बेस्ड ड्रग यानी जो पौधों से प्राप्त होते हैं, ऐसे ड्रग्स जो हमें प्लांट से प्राप्त होते हैं। जैसे वो प्लांट की टेक्सोनोमी मतलब क्या होती है कि वो प्लांट किस किंगडम से बिलोंग्ड है, किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, फैमिली से, जीनस से, स्पीसीज से, यानी कि उसका क्लासिफिकेशन कैसा, इस तरीके के क्लासिफिकेशन को टेक्सोनोमी कहते हैं, टेक्सोनोमी कहते हैं। तो इसके आधार पर है कि वो किस स्पीसीज से, किस जीनस से, किस फैमिली से है।
तो इसके आधार पर जहाँ बांटा जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो वही वाली बात है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द टेक्सोनॉमिकल स्टडीज। और यही टेक्सोनॉमिकल स्टडीज है कि वो किस फाइलम से बिलोंग कर रहा है, किस किंगडम से, किस क्लास से, किस ऑर्डर से, किस फैमिली से, ये टेक्सोनॉमी कहलाता है। द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द फाइलम, देख लो लिखा ना, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज ऑफ देयर ओरिजिन, वो किस स्पीसीज का है, ये सब चीजें हो रही हैं। ठीक है, चलो, इट इज अ काइंड ऑफ बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, ये एक प्रकार का बोटेनिकल, एक बार एग्जाम में पूछा हुआ था किसको बोटेनिकल क्लासिफिकेशन कहते हैं। अच्छा, बॉटनी में किसका अध्ययन करते हैं, रोहित मौर्य। आप चैट पे ध्यान क्यों दे रहे हो यार, इधर देखो, मैं देखो इग्नोर करता हूं ना, आप भी इग्नोर करो। चैट को कट करने का ऑप्शन है, कट कर दो शांति से, है ना। बोटेनिकल क्लासिफिकेशन, अच्छा बॉटनी में किस चीज़ की स्टडी करते हैं बताओ, तो बॉटनी में स्टडी करते हैं सर प्लांट का स्टडी करते हैं, है ना। हाँ, तो यहाँ पर मैंने बताया था टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में सिर्फ प्लांट बेस्ड ड्रग को ही क्लासिफाई किया जाता है ना। तो याद रखना, टेक्सोनॉमिकल का एक और नाम बोटेनिकल क्लासिफिकेशन भी है। एक बार एग्जाम में सवाल पूछ दिए गए थे कि कौन सा इसमें से बोटेनिकल क्लासिफिकेशन के नाम से जाना जाता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ प्लांट बेस्ड ड्रग को ही क्लासिफाई किया जाता है, एंड इज ओनली फॉर दोज ड्रग्स हु विच आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट सोर्स, है ना। हाँ, तो यहाँ पे पौधे की स्टडी की जाती है, इसीलिए इसको यहाँ पे पौधे वाला जो ड्रग है, यानी जो हमें प्लांट सोर्स से प्राप्त हो, तो उसी का क्लासिफिकेशन किया जाता है। तो ये देखो आपका टेक्सोनॉमिकल वर्गीकरण जो है, इस प्रकार के वर्गीकरण में दवाओं को वर्गीकरण संबंधित अध्ययनों के अनुसार वर्गीकृत किया जाता है, यानी वो टेक्सोनॉमी के आधार पर किया जाता है। दवाओं को उनके मूल के संघ, आदेश, परिवार, वंश, प्रजाति, यानी वही ऑर्डर, फैमिली, फाइलम, जीनस, इतना हिंदी शुद्ध हिंदी में मैं भी नहीं जानता हूँ भाई, आपको मेनली यही वाला मेन वर्ड लिखना है, जो मेन वर्ड है आपका वही लिखना है। हिंदी का सहारा इसलिए लेना है ताकि चीज़ें थोड़ा सा समझ में आए। फाइलम, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, यही सब वर्ड लिखना है। यह एक प्रकार का वनस्पतिक विज्ञान है, वर्गीकरण है, यानी बॉटनिकल क्लासिफिकेशन है, जिसमें उन दवाओं के लिए है जो पौधे के स्रोत से प्राप्त होती हैं, है ना। ठीक है। हाँ, जैसे एग्जाम्पल में काफ़ी सारे ड्रग्स का क्लासिफिकेशन दिया हुआ है कि वो किस ऑर्डर से है, किस फाइलम से है। आपको सारा नहीं लिखना है, कोई 2 को याद रख लो, काम बन जाएगा। जैसे एक याद रख लो, ओपियम ड्रग, ओपियम मतलब होता है अफीम, और कॉटन मतलब होता है रुई। अब ये कॉटन भी ड्रग है, यूज़ होता है भाई, ठीक है, बताते हैं भाई, घावा सुखाते हो तो कहीं ना कहीं हेल्प होता है ना। हाँ, तो आपका ये प्लांट बेस्ड ड्रग हो गया कॉटन, है ना। हाँ, तो ओपियम, तो कॉटन और ओपियम 2 को एग्जाम्पल लिख देंगे, अगर एग्जाम में आएगा तो लिख सकते हो। जैसे कॉटन का फैमिली है मालवेसी, अरे भैया कॉटन से मलमल बनाते हैं ना, कॉटन से ही तो मलमल बनाते हैं ना, मलमल, है ना, मुलायम रहता है कॉटन। कॉटन क्या होता है, मुलायम होता है, ऐसा याद रखना, मालवेसी, ठीक है। जबकि ओपियम का फैमिली क्या होता है, पेपेवेरेसी। सारा याद करने नहीं बोल रहा हूँ, 2 याद कर लेना। और इसके फाइलम क्या है, ट्रैकियोफाइटा, और ये भी ट्रैकियोफाइटा फाइलम से बिलोंग करता है, यानी ओपियम भी एक ही फाइलम का है, लेकिन उसके ऑर्डर अलग हैं, रेनिक्यूलेल्स हैं, इसमें मालवेल्स हैं। इसकी फैमिली पेपरवेरेसी है एंड मालवेसी है। इस तरीके से टेक्सोनॉमिकली क्लासिफाई किया जाता है, लेकिन सारा याद नहीं करना, 1-2 याद कर लो, काम हो जाएगा, ठीक है। है ना। चलो, एडवांटेज की मैं बात करता हूं। इट इज एन इजी क्लासिफिकेशन ऑफ द ड्रग का ये इजी क्लासिफिकेशन है, ठीक है। ड्रग का ये इजी क्लासिफिकेशन है, याद रखना, ये आसान क्लासिफिकेशन है, लेकिन डिसएडवांटेज भर भर के हैं। दिस सिस्टम इज अ फेल्योर इन रिकॉग्निशन ऑफ द नेचर ऑफ ड्रग इन देयर मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज, यानी उसका कोई मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हमें पता नहीं चल पा रहा है कि वो ड्रग आखिर किस चीज़ से प्राप्त हुआ है, प्लांट से, में प्लांट तो ठीक है, लेकिन वो लीफ से या रूट से, सीड से, किससे प्राप्त हुआ है, ये चीज़ नहीं पता चल पाता, यानी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज हमें नहीं पता चल पाती हैं। इट डज नॉट प्रोवाइड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग, हाँ, ड्रग में क्या केमिकल नेचर है, कौन सा केमिकल है, ये भी नहीं पता चल पा रहा है। दे डू नॉट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग, या ना ही हमें मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में पता चल पा रहा है, ना ही केमिकल नेचर के बारे में पता चल पा रहा है, ना ही दवा का मेडिसिनल यूज पता चल पा रहा है, तो कोई खास इसका मतलब नहीं बन पाता है। अब एक बच्चा पूछ रहा है फाइलम क्या है, किंगडम क्या है, तो ऐसे समझ लो एक तरीके से जैसे हम लोग भी एनिमल किंगडम में आते हैं, तो ऐसे प्लांट को बांटने का तरीका है कि भैया वो किस स्पीसीज से, किस जीनस से, किस फैमिली से हैं, अलग अलग फैमिली के प्लांट होते हैं, है ना, जैसे एलोवेरा लिलिएसी फैमिली से है कि नहीं। हाँ, तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं।
तो अभी हम लोग क्या किए, एडवांटेज और डिसएडवांटेज को देख लिए। ओके, ये टेक्सोनॉमिकल स्टडीज थे, इसके डिसएडवांटेज भी काफ़ी सारे भरे पड़े हैं। ये दवाओं का एक आसान वर्गीकरण है, लेकिन नुकसान बहुत ज़्यादा है। यानी यह प्रणाली रूपात्मक अध्ययन यानी मॉर्फोलॉजिकल स्टडीज़ के बारे में कुछ भी नहीं बताता है। दवाओं के रासायनिक प्रकृति यानी केमिकल के बारे में भी कुछ नहीं बताता है। दवाओं का औषधीय उपयोग यानी मेडिसिनल यूज क्या है उसके बारे में भी कोई जानकारी नहीं देता है। ठीक है। एक सेकेंड रुक जाओ, कहीं कुछ नेटवर्क एरर आया है क्या? कहीं कुछ इंटरनेट इश्यूज आए हैं क्या? कहीं कुछ इंटरनेट इश्यूज आए हैं क्या? रुक जाइए। चलिए अभी देखिए, सही है। ओहो हो, इंटरनेट चले गए, इंटरनेट चली गए हो, इंटरनेट किसी कारणवश जा चुका है। रुक जाओ। चलिए बताइए, अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है? देखिए अभी सुनाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा इंटरनेट अचानक से मेरा वाईफाई का चला गया है, तो मोबाइल नेटवर्क से मैं कनेक्टेड हूँ अभी फ़िलहाल। अभी देखना एक बार ऑडियो वीडियो क्लियर है, वापस मैं क्लियरली विजिबल हूँ। यस, क्लियर। हाँ चल, तो हम लोग जो अपनी पढ़ाई कर रहे थे इसको कंटिन्यू करें। हाँ, तो थोड़ा सा मोबाइल का नेटवर्क से मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ, थोड़ा सा कुछ इश्यूज़ की वजह से शायद दिक्कत आया है। ठीक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है सर मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? अच्छा, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है? देखो भाई, अभी तक हम लोग दो पढ़ चुके हैं, अल्फ़ाबेटिकल, टेक्सोनॉमिकल। अब बारी है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है, समझना बात को। मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम लोग ड्रग्स को अरेंज करते हैं उनके मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। कह रहा इन दिस क्लासिफिकेशन द ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। यानी वो ड्रग, मॉर्फोलॉजी मतलब क्या होता है, उसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की स्टडी के हिसाब से। जैसे वो ड्रग आखिर प्लांट के किस पार्ट से हमें प्राप्त हुआ है, वो ड्रग हमें प्लांट, ठीक है मान लिया प्लांट से प्राप्त हुआ है, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से, लीफ से, रूट से, फ्रूट से, स्टेम से, जड़ से, तना से, पत्ती से, फूल से, किससे प्राप्त हुआ है कि नहीं? तो वही वाली चीज़ें हैं यहाँ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में मेनली ये स्टडी करते हैं। इस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है कि वो ड्रग आखिर किस पार्ट से हमें प्राप्त हुई है। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू द पार्ट्स ऑफ प्लांट फ्रॉम विच दे आर ऑब्टेन्ड। यानी किस पार्ट से, प्लांट के किस पार्ट से हमें प्राप्त होता है, उसको हम लोग मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में स्टडी करते हैं। दे आर क्लासिफाइड इंटू दो टाइप्स में बांटा गया है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अगेन दो टाइप होता है, एक होता है ऑर्गेनाइज्ड ड्रग जिसको हम लोग सेलुलर ड्रग भी कहते हैं, और एक होता है अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग जिसको हम लोग ए सेलुलर ड्रग के नाम से जानते हैं। अगर मैं ऑर्गेनाइज्ड की बात करूं तो इसी को सेलुलर ड्रग कहा जाता है, और अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? देखो भाई, ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर ड्रग कहा जाता है, याद रखना, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर पूछा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है कि बताओ भाई मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पर ड्रग को कितने टाइप्स में बांटा गया है, तो इसके अंदर दो टाइप्स में, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर ड्रग्स कहते हैं, अनऑर्गेनाइज्ड को ए सेलुलर ड्रग्स कहते हैं। कैसे याद रखेंगे, क्या होता है इसका मतलब सर? देखो भाई, नाम से ही पता चल रहा है ऑर्गेनाइज्ड यानी सेलुलर, यानी प्लांट के सेलुलर पार्ट से अगर ड्रग प्राप्त हुआ है, जैसे प्लांट के लीफ से,
पत्ती से, बार्क से, रूट से, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, इस तरीके की चीज़ों से प्राप्त हुई है तो वो ऑर्गेनाइज्ड ड्रग है, यानी कि सेलुलर ड्रग है। जबकि अगर प्लांट के गम से जो लट्ठा निकलता है एक्सट्रैक्ट, वो प्लांट का एक्चुअली कोई पार्ट नहीं है। अच्छा, प्लांट में कभी लट्ठा निकलते हुए देखे हो? गम, हाँ गम निकलते देखे होगे, उसमें लेटेक्स निकलता है, कुछ दूध निकलता है, गम, मिल्की एक्सुडेट, रेजिन, है ना, ये सब चीज़ें अगर जो है तो वो प्लांट का एक्चुअली पार्ट नहीं है, वो प्लांट का पार्ट नहीं है। वो जो गम है उसमें जो आ रहा है, वो जो लट्ठा आ रहा है, वो प्लांट का पार्ट थोड़ी है, वो तो एक तरीके से प्लांट का एक तरीके से प्रोडक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग प्लांट के उस तरीके की चीज़ों से प्राप्त होता है, जबकि ऑर्गेनाइज्ड हमारा लीफ, बार्क, एक्चुअली प्लांट पार्ट जो है उससे प्राप्त होता है। जैसे अनऑर्गेनाइज्ड की मैं बात कर रहा हूँ तो अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग देखो ए सेलुलर ड्रग कहलाता है। ये ड्रग, दीज इंक्लूड दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट के प्रोडक्ट से प्राप्त होते हैं। मेनली जैसे मिनरल सोर्स, दे आर डिवाइडेड इनटू ड्राइड लेटेक्स, जैसे लेटेक्स, ये देखो ओपीएम का प्लांट है, अफीम का पौधा है। अफीम किससे प्राप्त होता है पता है? इससे जो दूध निकलता है ना, मिल्की एक्सुडेट निकलता है ना, इससे प्राप्त होता है कि नहीं? हाँ, ड्राइड जूस, प्लांट का अगर जूस निकल रहा है, ड्राइड एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल, यानी कि कहीं ना कहीं उसके प्रोडक्ट होते हैं। और ये सब जो प्लांट का डायरेक्टली पार्ट नहीं है, जैसे लीफ, रूट, फ्रूट, सूट, स्टेम, ये सब चीज़ कुछ नहीं है। जैसे उसमें गम निकलना, लेटेक्स निकलना, रेजिन निकलना, मिल्क एक्सुडेट निकलना, ये सब चीज़ों से जो प्राप्त होते हैं उनको अनऑर्गेनाइज्ड या एसेलुलर ड्रग कहते हैं। नाम से क्लियरिटी आ रही होगी। ऑर्गेनाइज्ड यानी बढ़िया से ऑर्गेनाइज्ड हो, सेल्यूलर हो। सेल्यूलर चीज़ क्या होता है? प्लांट का डायरेक्टली पार्ट होता है। तो इट इंक्लूड दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट, डायरेक्ट पार्ट ऑफ प्लांट से प्राप्त होते हैं। एंड आर डिवाइडेड इंटू लीव्स, बार्क, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, इटीसी। ठीक है, जबकि वही चीज़ें अगर मैं बोल दूं कि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग की मैं बात करूं तो दीज इंक्लूड्स दोज ड्रग्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट्स ऑफ द प्लांट्स, जैसे मिनरल सोर्स, डिवाइडेड इनटू द ड्राइड लेटेक्स, जूस, एक्सट्रैक्ट, गम, रेजिन, फैट, वैक्सेस, वोलेटाइल ऑयल। ठीक है, हाँ वही चीज़ें हिंदी में लिखा हुआ है, इसको असंगठित या अकोशिकीय कहते हैं। इसमें औषधियाँ शामिल हैं जो पौधों के उत्पाद जैसे खनिज स्रोत से प्राप्त की जाती हैं, या इनके सूखे लेटेक्स से, या सूखे रस से, सूखे अर्क से, गोंद से, रेजिन से, वसा से, या मोम से, या वाष्पशील तेल जो होते हैं उनको रखा जाता है ये अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में। जबकि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग में अगर हिंदी में देखो तो इसको रूपात्मक संगठित कोशिकीय कहते हैं, जिसको इसमें औषधियाँ शामिल हैं जो पौधे के सीधे भागों से प्राप्त की जाती हैं, जैसे पत्तियाँ, छाल, जड़, प्रकंद, बीज, फल, फूल, बाल आदि से विभाजित किया जाता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, 2 या 3 पॉइंट एडवांटेज लिख दो, 2 या 3 पॉइंट डिसएडवांटेज लिख दो, सफिशियंट है, कोई दिक्कत नहीं है। ऑर्गेनाइज्ड लिख लिए, अनऑर्गेनाइज्ड लिख लिए। देखो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन क्या है? इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रगों को, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल पे सेपरेटली लिखने आता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड में डिफरेंस भी लिखने आता है ना? हाँ, ध्यान रखना। अब कौन से ड्रग किस में आते हैं वो भी मैं एग्जाम्पल भी बताऊंगा। देखो भाई, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को अरेंज किया जाता है किसके बिहाफ पर, कि वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रहा है। अब ये 2 टाइप के होते हैं, एक ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर ड्रग भी बोलते हैं और अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर ड्रग भी बोलते हैं। अगर ऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे प्लांट का डायरेक्टली पार्ट जैसे लीफ, बार्क, रूट, राइजोम, सीड, फ्रूट, फ्लावर, हेयर, ये सब चीज़ से प्राप्त होता है। जबकि अगर अनऑर्गेनाइज्ड की बात कर रहे हैं तो प्लांट के डायरेक्टली पार्ट नहीं बल्कि प्रोडक्ट से प्राप्त होता है, जैसे आपका मिनरल सोर्स हो गया, या तो लैटेक्स हो गया, जूस हो गया, गम हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, रेजिन हो गया, फैट हो गया, वैक्स हो गया, वोलेटाइल ऑयल हो गए, ये सब चीज़ें हो गई। ठीक है, यही चीज़ें देखो, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हिंदी में रूपात्मक वर्गीकरण कहते हैं। इस वर्गीकरण में औषधियों को पौधे के उन भाग के अनुसार व्यवस्थित किया गया है जिससे वो प्राप्त की जाती है। ठीक है, उनमें संगठित यानी कोशिकीय और असंगठित यानी अकोशिकीय वर्गीकृत 2 तरीके के हैं, मतलब ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड, सेल्यूलर और एसेल्यूलर। जैसे ये एग्जाम्पल है किसके? सेल्यूलर का। सेल्यूलर ड्रग के एग्जाम्पल हैं। सेल्यूलर ड्रग मतलब क्या हुआ सर? ऑर्गेनाइज्ड ड्रग। जैसे प्लांट पार्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, जैसे कुछ ड्रग्स हैं जिसके पत्तियों से हमें प्राप्त होता है, जैसे धतूरा है ना, डिजिटेलिस, ये 2 ड्रग है, धतूरा हो या डिजिटेलिस हो, ये किससे प्राप्त होता है? पत्तियों से प्राप्त होता है ना? हाँ,
तो ये इसके पत्तियों से प्राप्त हो रहा है। वैसे कुछ ड्रग हैं जिसका बार्क, बार्क मतलब होता है छाल, जैसे सिनेमन, सिनेमन को हिंदी में कहते हैं दालचीनी, सिंकोना को सिंकोना ही कहते हैं। तो दालचीनी देखिए वो गरम मसाला वगैरह में होता है, सबका यूज है, मेडिसिनल यूज है। सिंकोना वगैरह क्या है, बार्क से प्राप्त होता है। वैसे लकड़ी किसका यूज होता है, तो सैंडलवुड, चंदन, यहाँ पे इसका दिया हुआ है चंदन, है ना, चंदन का जो है ना वुड, लकड़ी, ठीक है। रूट किसका यूज होता है, तो इपिकैक्वाना और रोल्फिया, इपिकैक्वाना, इपिकैक और रोल्फिया ड्रग का नाम है। राइजोम, जैसे देखो एक बच्चा पूछ रहा था जिंजर, अदरक, अदरक और टर्मेरिक, अदरक और हल्दी, ये राइजोम होते हैं। राइजोम एक्चुअली एक प्रकार का स्टेम होता है, लेकिन वो जमीन के अंदर रह जाता है, ठीक है। हाँ, तो राइजोम है जो कि जिंजर और टर्मेरिक है, अदरक, हल्दी, ये भी आपके प्लांट पार्ट से प्राप्त हो रहे हैं। जैसे कुछ ड्रग है जैसे क्लोव, सेफ्रॉन, फूल से प्राप्त हो रहे हैं। फ्रूट्स में फेनल, कोरिएंडर हो गए। तो ये सब कुछ कहीं ना कहीं सेलुलर ड्रग के एग्जाम्पल है। आप इतना नहीं, कम से कम 2 ड्रग के एग्जाम्पल भी लिख दोगे एग्जाम में तो चलेगा, जैसे लीफ और बार्क वाला लिख देना, काम बन जाएगा। जबकि अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में क्या होते हैं, तो ऐसे ड्रग जो कि कहीं ना कहीं, जैसे देखो यहाँ पे या तो प्लांट से ड्रग, कोई ड्रग अगर एनिमल से प्राप्त हो रहा है वो भी अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। अगर कोई ड्रग मिनरल से प्राप्त हो रहा है तो वो भी आपका अनऑर्गेनाइज्ड में आ जाएगा। जैसे पौधे से, पशु से या खनिज से। जैसे अगर पौधे से ड्राइड लेटेक्स, सूखा लेटेक्स, जैसे अफीम, ओपियम, ये एक अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। काफी बार पूछा हुआ है कि कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड होता है, तो याद रखना ओपियम, है ना। तो याद रखना ओपियम यानी अफीम, अफीम अभी आपका क्या है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है। वैसे एलॉय और कीनो, एलॉय मतलब है एलोवेरा, एलॉय का मतलब क्या होता है सर, एलोवेरा होता है। अब एलोवेरा हो या कीनो हो, उसके ड्राइड जूस, सूखा जूस से हमें प्राप्त होता है ना, एलॉय हो या कीनो हो। ड्राइड एक्सट्रैक्ट यानी जैसे अगार या पैक्टिन, उसके सूखे एक्सट्रैक्ट से प्राप्त होते हैं। जैसे अकेसिया, बबूल जिसको कहते हैं, उसके गोंद से हमें ड्रग प्राप्त होता है, ड्रग बनता है। जैसे कोरिएंडर या क्लोव, उसके वोलेटाइल ऑयल से प्राप्त होते हैं। तो ऐसे काफ़ी सारे, जैसे जिलेटिन, याद करो जिलेटिन क्या है पता है, जिलेटिन से ही कैप्सूल का आउटर कवरिंग बनता है, जिलेटिन से ही कैप्सूल का आउटर कवर बनता है, आउटर कवर, यानी अगर कैप्सूल बना हुआ है तो कैप्सूल का जो आउटर कवर है जिलेटिन से बनता है। और ये पता है जिलेटिन कैसे बनता है, जानवरों के चमड़ी और हड्डी को गला करके बनाया जाता है, यानी एनिमल्स के बोन एंड स्किन को। ये कुछ एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, जैसे जिलेटिन हो गए, लीवर ऑयल हो गए, ये सब भी कहीं ना कहीं अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग में आते हैं। तो देखो ओवरऑल मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए इस पर ध्यान से पढ़ना कि इस क्लासिफिकेशन में ड्रग को किस के बिहाफ पे अरेंज किया गया है, तो प्लांट के किस पार्ट से हमें डिराइव हो रहा है उसके हिसाब से। एंड ये 2 टाइप्स के होते हैं, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड को सेलुलर ड्रग और अनऑर्गेनाइज्ड को एसेलुलर ड्रग कहा जाता है। सेलुलर में हमें प्लांट के किस पार्ट से डायरेक्टली, जैसे कि लीफ से, बार्क से, रूट से, राइजोम से, इससे प्राप्त हुआ है। और एग्जाम्पल में आप 1-2 लिख दोगे, काम बन जाएगा, ठीक है। हाँ, वैसे अनऑर्गेनाइज्ड में आपके ऐसे होते हैं जैसे ड्राइड लेटेक्स, गम, जूस, फैट, वैक्स, वोलेटाइल ऑयल से प्राप्त हो। जैसे एग्जाम्पल में ओपियम लिख दो, एलॉय यानी एलोवेरा लिख लो, जूस उसका यूज होता है कि नहीं। हाँ, ये सब चीज़ें हो गई। अब इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, 2 पॉइंट एडवांटेज याद रखो। इट इज़ मोर कन्वीनियंट फॉर प्रैक्टिकल स्टडी, हाँ प्रैक्टिकल स्टडी के लिए अच्छा होता है क्योंकि हमें पता है कि वो प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त है। इट इज़ वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफाइंग द एडल्ट्रेंट यूज्ड, एडल्ट्रेंट का मतलब है मिलावट। अगर उसमें कोई मिलावट होगा तो हमें पता रहेगा, क्योंकि अगर मान लो टी लीव्स यूज होता है, चाय का क्या यूज करते हैं, पत्ती यूज करते हैं। हाँ, अगर चाय पत्ती आएगी, अगर उसमें हमको जड़ मिला के दे दिया जाएगा तो हम पहचान लेंगे कि नहीं भाई इसमें मिलावट है, क्योंकि हमको पता है चाय का पत्ती कैसा दिखता है कि नहीं। हाँ, तो अगर कोई मिलावट होगा, एडल्ट्रेंट होगा, तो उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बट डिसएडवांटेज भी हैं, ये अभी भी कहीं ना कहीं इट डजंट गिव एनी आइडिया अबाउट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट एंड यूजेस, यानी अभी तक कोई केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट के बारे में नहीं बताया कि उसमें कौन सा केमिकल है, कुछ पता चला नहीं, ना ही यूज के बारे में पता चला। समटाइम्स इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू क्लासीफाई द प्रोडक्ट, कई बार तो ऐसा होता है कि हमें समझ नहीं आता कि ये पौधा किस क्लासिफिकेशन में आएगा, मॉर्फोलॉजिकल में पौधे में आएगा, पत्ता में आएगा, तना में आएगा, है कि नहीं। क्योंकि कई बार कुछ पौधे का ऐसा होता है कि पत्ता भी यूजफुल होता है और तना भी यूजफुल होता है, जड़ भी यूजफुल होता है कि नहीं। हाँ, तो इस वजह से, ठीक है। चलो, अब इसके वही चीजें, लाभ लिखा हुआ या व्यवहारिक अध्ययन के लिए बहुत सुविधाजनक है, इसमें मिलावट की पहचान करने में बहुत उपयोगी है। नुकसान है, इसमें रासायनिक घटकों और उपयोगों के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है, कभी कभी उत्पादों का वर्गीकृत करना बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हाँ,
अब नेक्स्ट है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा बताना, अभी तक सही हो रहा है? अभी तक समझ में आ रहा है ना चीजें? हाँ, चीजें समझ में आनी चाहिए भैया क्लियरिटी के साथ। अब अगला है आपका फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। क्या होता है सर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन? है ना, बहुत बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया, क्योंकि मॉर्फोलॉजिकल फार्माकोलॉजिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में दवा का थेरापेटिक इफेक्ट, दवा का थेराप्यूटिक इफेक्ट के आधार पर बांटा जाता है। थेरापेटिक इफेक्ट मतलब समझते हो, दवा का एक्चुअली मेडिसिनल इफेक्ट क्या है ना, उसका फार्माकोलॉजिकल एक्शन, फार्माकोलॉजिकल एक्शन मतलब है वो दवा का एक्चुअल इफेक्ट क्या है, वो क्या ठीक कर रहा है, बुखार ठीक कर रहा है या गैस ठीक कर रहा है, माथा दर्द ठीक कर रहा है, क्या दर्द ठीक कर रहा है कि नहीं? हाँ, उसको हम लोग कहते हैं फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, यानी मेडिसिनल यूज के बिहाफ पर हम यहाँ पे दवा को क्लासिफाई करते हैं। इन दिस क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट एंड ऑल्सो हैविंग डिफरेंट केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, यानी कि इस प्रकार के क्लासिफिकेशन में ड्रग अलग अलग पार्ट से हमें प्राप्त होते हैं लेकिन अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, बट हैव सिमिलर फार्माकोलॉजिकल एक्शन। हाँ, अलग अलग ड्रग में, क्योंकि माथा दर्द अगर दर्द की दवा है तो सिर्फ एक ही तो नहीं है, बहुत सारी दवाएं हैं, अलग अलग सोर्स से प्राप्त होती हैं, लेकिन ओवरऑल सब में अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट भी है, लेकिन ओवरऑल यूज लगभग एक समान है, तो सारे ड्रग को एक में रख दिए। देखो, अगर दर्द आराम करने वाली दवा है तो आपको पता होगा बहुत सारी ऐसी दवा है जो कि आपका डाइक्लोफेनेक भी, जैसे हम एग्जांपल एलोपैथिक का ले रहे हैं, जैसे डाइक्लोफेनेक भी दर्द आराम कर देता है, पैरासीटामोल भी कर देता है, आइबुप्रोफेन भी कर देता है, जितने भी एनासिड हैं, तो एक्चुअली सब हम लोगों को इस सबको मिला करके एस्पिरिन भी दर्द आराम कर देता है कहीं ना कहीं, तो हम इस सबको मिला करके एक अलग क्लास में पेन किलर में रख देंगे, एनाल्जेसिक में रख देंगे। तो वही वाली ओवरऑल बात है कि आपके ड्रग बहुत सारे पाए जाते हैं, अलग अलग प्लांट सोर्स से प्राप्त होते हैं, अलग अलग प्लांट पार्ट से, हो सके अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हो, लेकिन अगर सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है तो उसको एक ग्रुप में रखा जाता है ना। हाँ, बस अब 10 मिनट क्लास चलेगी, खत्म, 5 मिनट बहुत हो गया, है ना, उसको एक ग्रुप में रखा जाता है। ऑल्सो ड्रग हैव डिफरेंट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, हो सके ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी अलग हो, काम करने का तरीका अलग हो, बट विद द सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन, क्योंकि सेम फार्माकोलॉजिकल एक्शन है, वो भी दर्द ही आराम कर रहा है, इसलिए उसको एक ग्रुप में रखेंगे, आर ग्रुप्ड टुगेदर। ठीक है, वही चीजें हिंदी में लिखा हुआ है, औषधीय वर्गीकरण, फार्माकोलॉजी का हिंदी होता है औषधीय वर्गीकरण। इस वर्गीकरण में पौधे के विभिन्न भागों से प्राप्त होने वाली औषधियां तथा उनके रासायनिक घटक भले भिन्न हो, लेकिन उनका औषधीय प्रभाव समान होता है, उन्हें एक साथ सामूहिकृत किया जाता है, यानी अलग अलग प्लांट है, अलग अलग केमिकल है, लेकिन अगर एक समान इफेक्ट है, एक समान उसका असर हो रहा है बॉडी पर, तो उसको एक ग्रुप में रखेंगे। साथ ही क्रियाविधि भी विभिन्न है, यानी अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हो सकता है, लेकिन फिर भी हम समान औषधि प्रभाव वाले दवाओं को, यानी अगर अलग अलग मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है फिर भी एक इफेक्ट आ रहा है तो उसको एक समूह में रखते हैं, वो होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, है ना, वो होता है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हियर द ड्रग्स आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन देयर थेरापेटिक एक्शन, यानी कि थेरापेटिक एक्शन मतलब है उसके चिकित्सीय प्रभाव, यानी उसका मेडिसिनल इफेक्ट क्या है उसके बिहाफ पे। जैसे कार्बोनेटिव्स, याद रखना, कार्बोनेटिव्स ऐसे ड्रग्स होते हैं जो गैस पास करवाते हैं, गैस की समस्या को रिलीफ देते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बोनेटिव्स। इसका ट्रिक है, कार में बैठ के क्या करोगे, गैस छोड़ोगे। अरे गैस कब छोड़ोगे, जब कार में बैठोगे। गैस कब रिलीज होता है, जब आप कार में बैठते हो। तो कार्बोनेटिव्स कहीं पे भी लिखा रहे इसका मतलब है वो गैस की दवा है। जैसे आपका नेचुरल ड्रग क्लोव, क्लोव मतलब होता है लौंग, लौंग। फेनल मतलब होता है सौंफ, सौंफ। कोरिएंडर मतलब होता है धनिया। ये सब चीज़ अगर आपका क्या है, कहीं ना कहीं गैस की समस्या को खत्म करता है। क्योंकि यहाँ पे हम लोग आयुर्वेदिक कहीं ना कहीं क्रूड ड्रग की स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे हम ऐसा नहीं बोलेंगे पेंटॉप डीएसआर पेंटोप्राजोल, नहीं, हम लोग यहाँ पे कार्बोनेटिव्स में रखेंगे क्लोव को, जैसे लौंग, फेनल, कोरिएंडर, ये सब गैस की समस्या को खत्म करता है ना। हाँ, जैसे एमेटिक्स, एमेटिक्स ऐसे ड्रग हैं जो उल्टी करा दे, जो वॉमिटिंग करा दे, जो वॉमिटिंग करा दे, ऐसे ड्रग्स होते हैं जिसको जो वॉमिटिंग करा दे। जैसे एग्जांपल में इपीकैक, इपीकैक एक ऐसा ड्रग है उससे उल्टी होता है। क्यों उल्टी करवाएंगे, अगर मान लो कोई पेशेंट पॉइजन ले लिया, पॉइजन ले लिया तो उसके कंडीशन में सबसे पहला ट्रीटमेंट क्या होता है, उसको जल्दी से जल्दी उल्टी करवाओ, है कि नहीं। तो उसके लिए एक ड्रग आता है इपीकैक, है ना। हाँ, लेगिजेटिव क्या होता है, ऐसे ड्रग होते हैं जो कॉन्स्टिपेशन यानी कब्जियत को ठीक करे,
कब्ज को ठीक करे उसको लेग्जेटिव कहते हैं, जैसे अगार और इसबगोल। इसबगोल की भूसी भी यूज होती है मेडिकल स्टोर पे अक्सर, तो अगार और इसबगोल। वैसे परगेटिव होता है माइल्ड लेग्जेटिव, यानी हल्का इफेक्ट शो करता है, जैसे कैस्टर ऑयल है ना, अरंडी का तेल होता है। जैसे एंटी हाइपरटेंसिव, जो हाई बीपी को नॉर्मल करने का काम करते हैं, हाई बीपी को कम करते हैं, जैसे एग्जांपल में रोल्फिया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि यहाँ पर दवा के मेडिसिनल इफेक्ट के बिहार पे बांटा जाता है। अलग अलग क्लासिफिकेशन है, जैसे कार्बोनेटिव्स, एमेटिक्स, लेग्जेटिव्स, परगेटिव्स, एंटी हाइपरटेंसिव, उसके कुछ कुछ एग्जाम्पल। और पूरा कोग्नोसी इसी से भरा हुआ है। ये पूरा आपको डिटेल में पढ़ना है चैप्टर 5 में, जो कि आपको मैं पढ़ाऊंगा। टॉप 20 क्वेश्चन में भी सारा ड्रग चैप्टर 5 में पढ़ना है, यहां से सबसे ज्यादा सवाल आते हैं, है ना। जैसे मोहम्मद जिम्मत कह रहे हैं सर इपीकैक का नेचुरल नाम क्या है। नेचुरल नाम मतलब नहीं समझे, इपीकैक इसका नाम ही है, इपीकैकुआना इसको कहा जाता है, ठीक है। हाँ, देसी नाम क्या होता है हमको भी नहीं आइडिया है, लेकिन हाँ जब हम लोग इपीकैक पढ़ेंगे तो उसको समझाएंगे। देखो यहाँ पे औषधियों को उनके चिकित्सीय प्रभाव के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वातहर औषधियाँ, जैसे कार्बोनेटिव्स को वातहर औषधि कहते हैं, जैसे लौंग, सौंफ, धनिया। उबकई लाने वाली औषधियाँ, यानी कि जो उल्टी लाती है, इपीकैक। जुलाब यानी लेग्जेटिव को हिंदी में जुलाब कहते हैं, जो कि कब्ज को ठीक करता है, जैसे अगार इसबगोल। रेचक यानी कि जो होते हैं परगेटिव्स होते हैं, जो भी कॉन्स्टिपेशन को ही ठीक करता है। उच्च रक्तचाप रोधी औषधि यानी एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स में जैसे रोल्फिया हो गया, है ना। चलो अब इसके एडवांटेज क्या हैं। एडवांटेज क्या हैं, तो बेनिफिट्स ऑफ दिस क्लासिफिकेशन इज दैट वी गेट टू नो अबाउट द मेडिसिनल यूज ऑफ द प्लांट। हाँ, प्लांट के मेडिसिनल यूज के बारे में हमें पता चलेगा, है ना, प्लांट के मेडिसिनल यूज के बारे में पता चलेगा। डिसएडवांटेज क्या है, तो हमें केमिकल नेचर के बारे में अभी तक कुछ नहीं पता चला कि उसमें कौन सा केमिकल पाया जा रहा है, कुछ पता चला नहीं। डिफरेंट ड्रग्स कैटेगराइज्ड इन सिंगल कैटेगरी इन द कॉमन थेरेपेटिक इफेक्ट, यानी बहुत सारे ड्रग एक ही कैटेगरी में आ जाएगा। अगर उल्टी की दवा है तो बहुत सारी उल्टी की दवा है, अगर बुखार की दवा है तो बहुत सारी बुखार की दवा है। तो ये थोड़ा सा इसके डिसएडवांटेज है कि एक ही कैटेगरी के अंदर बहुत ज़्यादा ड्रग्स आ जाते हैं, ठीक है। हाँ, ये एडवांटेज डिसएडवांटेज है। जैसे कुछ बच्चे का डाउट आ रहा है सर इतना लिखना पड़ेगा। देखो पहली बात, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि क्लासिफिकेशन, अलग अलग क्लासिफिकेशन को एक्सप्लेन करो, तो सबके बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना होगा। अगर मैं पढ़ाऊंगा ही 2 लाइन, तो आप लिख के एग्जाम में कितना आओगे, 1 लाइन। मुझे तो कम से कम 5 लाइन पढ़ाना होगा हर टॉपिक के बारे में, तभी तो आपको 2 लाइन याद रहेगा। अरे मेरी बात समझे कि नहीं समझे, समझे। हाँ, लेकिन ज़्यादातर कोशिश यही रहता है कि ऐसा क्वेश्चन आता है या तो फिर आपके इंडिविजुअली, मैंने बताया ना, मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल को डिटेल में पढ़ लो, और सब छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, लेकिन मॉर्फोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल, है ना, फार्माकोलॉजिकल को डिटेल में पढ़ लो। मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल मैंने पढ़ा दिया। अब बचा है केमिकल और कीमोटेक्सोनोमिकल, 2-2 लाइन का है, तुरंत से समझ में आ जाएगा। जैसे ये किसके लाभ हैं, ये फार्माकोलॉजिकल के लाभ और नुकसान को लिखा गया है, पढ़ लेते हैं। इन वर्गीकरण का लाभ यह है कि पौधे के औषधीय उपयोग के बारे में पता चल जाता है, करेक्ट। नुकसान है, दवा के रासायनिक प्रकृति अभी भी नहीं पता चला है। विभिन्न दवाओं के उनके सामान्य चिकित्सा प्रभाव के कारण एक ही श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है, यानी बहुत सारी दवाएं हैं जिसका एक ही प्रभाव के कारण, है ना, एक ही में रख दिया है। अब केमिकल क्लासिफिकेशन बस 1 से 2 लाइन में, ज़्यादा नहीं पढ़ना है। मैंने ज़्यादा डिटेल में किसको पढ़ाया, मॉर्फोलॉजिकल को और फार्माकोलॉजिकल को। वाई, क्यों जी इसको डिटेल में पढ़ाया, इसलिए क्योंकि यहाँ से सवाल बनते हैं। सब लोग लिखो तो एमपी लिखो। अरे कौन सा इंपॉर्टेंट है ना। बताओ सब लोग बताना कि भाई एमपी बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल। जो मेरी बात को अभी बर्दाश्त करेगा, हंसते हुए सुने या रोते हुए सुने, उसको एग्जाम में बहुत अच्छा फील होगा। हाँ भाई मास्टर की बात सुने थे, हमको अच्छा लगा। लेकिन जो मेरी बात अभी नहीं सुनेगा वो एग्जाम में बहुत रोएगा, याद रखना। क्योंकि सवाल आएंगे, मैं आपके साथ गद्दारी नहीं करूंगा। आपको जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, यूं ही नहीं बोलता हूं कि सिर्फ टॉप 20 करने से सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ बेवकूफ़ नहीं बनाया जाता। एक्चुअल हम मेहनत करते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं और आपको पढ़ना पड़ता है ना। हाँ चलो केमिकल क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। अब बस केमिकल क्लासिफिकेशन के बारे में 1 लाइन। इसमें क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ड्रग्स आर क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द केमिकल नेचर ऑफ द ड्रग। ड्रग में एक्चुअली कौन सा केमिकल पाया जाता है उसके बिहाफ पर केमिकल नेचर में
है ना। हाँ, इस प्रकार के वर्गीकरण में दवाओं को उसके रासायनिक प्रकृति के आधार पर वर्गीकृत किए जाते हैं, कुछ नहीं है। जैसे एग्जाम्पल में देख लो, अलग अलग केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे आपके अल्कलॉइड्स होते हैं, ये सब केमिकल का नाम है, केमिकल के ग्रुप होते हैं, जैसे अल्कलॉइड, टैनिन, वोलेटाइल ऑयल, लिपिड। जरूरी नहीं कि आपको सब याद हो, लेकिन दो को कम से कम याद रख लेना, जैसे दतूरा और विंका। मैंने बताया था कल भी, विंका जो पचपतिया फूल होता है, जिसमें विनक्रिस्टीन और विनब्लास्टीन नाम का केमिकल है, जो कि अल्कलॉइड्स होता है। तो यह आपका अल्कलॉइड्स में आ गए। इससे क्या हुआ कि हमको पता चल गया कि अच्छा इसमें अल्कलॉइड है ना। हाँ, टेनिन वाले में जैसे अशोका माइरोबालन प्लांट का नाम है। वोलेटाइल ऑयल में क्लोव और सिनेमन, जैसे क्लोव मतलब लौंग होता है, सिनेमन मतलब दालचीनी होता है। लिपिड में कैस्टर ऑयल और बीजवैक्स वगैरह होते हैं, है ना। हाँ, तो ये आप एक दो एग्जाम्पल लिखोगे, एग्जाम में काम बन जाएगा, ठीक है। इस तरीके से होता है। इसके क्या फायदे और क्या नुकसान है? फायदे ये हैं कि थ्रू दिस क्लासिफिकेशन वी गेट टू नो अबाउट द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द ड्रग। यस, इस क्योंकि केमिकल क्लासिफिकेशन से हमें उसका केमिकल नेचर पता चल जाएगा, और केमिकल नेचर पता चलेगा तो हमको इसका यूज भी पता चल जाएगा। क्यों? क्योंकि केमिकल का यूज हम स्टडी कर सकते हैं कि हाँ भैया ये केमिकल ऐसे काम करता है। एक पंथ दो काज हो जाएगा। ऑल्सो इट हेल्पफुल इन नोइंग द मेडिसिनल यूज ऑफ ड्रग। यस, अगर केमिकल नेचर हमें पता चल गया तो हमें उसका केमिकल मेडिसिनल यूज भी पता चल जाएगा। लेकिन डिसएडवांटेज है कि ड्रग्स ऑफ डिफरेंट ओरिजिन आर ग्रुप्ड अंडर सेम कैटेगरी। हाँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ड्रग हैं उसमें एक ही केमिकल पाया जा रहा है। अगर अल्कलॉइड की मैं बात करूं तो बहुत सारे ड्रग हैं अल्कलॉइड के अंदर, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है कि अलग अलग ओरिजिन के ड्रग एक ही ग्रुप के अंदर, चूंकि सिमिलर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है तो एक ही में आ जाते हैं। देयर इज नो प्रॉपर प्लेसमेंट ऑफ ड्रग कंटेनिंग 2 और मोर केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट। मान लो कोई एक प्लांट है, उसमें दो चीज है, अल्कलॉइड भी है, ग्लाइकोसाइड भी है, उसको किस में रखोगे? ऐसा कोई प्लेसमेंट नहीं बनाया गया, तो इसका भी कुछ डिसएडवांटेज है, ठीक है। लाभ में क्या बोल रहा है? इस वर्गीकरण के माध्यम से हमें औषधियों के रासायनिक घटकों के बारे में पता चलता है, करेक्ट। साथ ही इस औषधियों के औषधीय उपयोग को जानने में भी सहायता होती है। नुकसान, अलग अलग मूल की दवाओं को समान रासायनिक घटक के कारण एक ही श्रेणी में रखा जाता है। दो या अधिक रासायनिक घटकों वाली दवाओं को उचित स्थान पर नहीं रखा जाता है कि नहीं। हाँ, अब उसके बाद मैं बात करूं कीमोटैक्सोनॉमी के, बस एक है, एक बचा हुआ है, खत्म करो। और मेरी भी क्लास है बाबू, सेकेंड ईयर में देखो मेरी क्लास थी 10:30 से, मुझे ध्यान नहीं रहा। चलो ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं, बस 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 हो जाएगा। कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है सर? कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन क्या होता है? यहां पर केमिकल का भी ध्यान रखते हैं, टैक्सोनॉमी का भी ध्यान रखते हैं, बस लास्ट लाइन है, खत्म। In this type of classification, drugs are classified based on their both chemical nature as well as taxonomical classification। यानी यहाँ chemical nature का भी ध्यान रखा जाता है, taxonomy का भी ध्यान रखा जाता है। For example, जैसे volatile oil are in occurs in the member of umbelliferae। तो volatile oil हो गया chemical, जबकि umbelliferae हो गया इसकी फैमिली। तो बता दिया जितना भी umbelliferae फैमिली का प्लांट है, जितने भी अम्बलीफेरी फैमिली के प्लांट हैं, उन सभी में वोलेटाइल ऑयल पाए जाते हैं। तो ये कीमोटैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन हो गया। यानी इस प्रकार के वर्गीकरण में दवाओं को रासायनिक प्रकृति के साथ साथ दवाओं के वर्गीकरण के आधार पर भी वर्गीकृत किया जाता है। जैसे वाष्पशील तेल यानी वोलेटाइल ऑयल जितने भी अम्बलीफेरी प्लांट फैमिली के प्लांट हैं सब में पाया जाता है, ठीक है। चलो हो गया, बस 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 बस। अब कुछ सवाल हैं, इसको करो। क्लास के लास्ट में कुछ एमसीक्यूज जो आपके इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू तो नहीं बनता है, लेकिन जो भी बनता है मैं कराना चाहूँगा। इन डैश क्लासिफिकेशन, सॉरी एक्चुअली यहाँ इन होगा और डैश बाद में होगा। इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग डन अल्फ़ाबेटिकली बाय देयर लैटिन और इंग्लिश नेम। क्वेश्चन नेम में ही आंसर है। किस प्रकार के क्लासिफिकेशन में अल्फ़ाबेटिकली अरेंज किया जाता है? तो अल्फ़ाबेटिकल में कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा है इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम अरेंजमेंट ऑफ क्रूड ड्रग इज डन अकॉर्डिंग टू द प्लांट पार्ट इन यूज लाइक रूट, स्टेम, लीफ, बार्क, फ्लावर, फ्रूट, सीड्स। इतना बड़ा क्वेश्चन देखने में लग रहा है लेकिन बहुत आसान क्वेश्चन है। बोला किस प्रकार के क्लासिफिकेशन में क्रूड ड्रग को उसके प्लांट पार्ट यानी प्लांट के किस पार्ट से प्राप्त हो रहा है। जैसे रूट, स्टेम, जैसे ही प्लांट पार्ट आएगा याद रखना मॉर्फोलॉजिकल। बहुत अच्छा आप लोग आंसर भी कर रहे हो, सी मॉर्फोलॉजिकल क्वेश्चन आए हुए थे, बहुत आसान क्वेश्चन आया हुआ। इस चैप्टर से बहुत ज़्यादा एमसीक्यू नहीं बनते, लेकिन हाँ आपके एग्जाम में लिख के ले लो। आज का लेक्चर जो कर लिया वो 5 से 8 नंबर का हकदार हो गया। एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक शॉर्ट क्वेश्चन कंफर्म आएगा। और मॉर्फोलॉजिकल, फार्माकोलॉजिकल में कोई एक आ जाएगा, एमपी में याद रखना, दोनों में से कोई एक आएगा, पढ़ लेना अच्छे से।
इन डैश क्लासिफिकेशन सिस्टम क्रूड ड्रग्स आर क्लासिफाइड एज पर देयर केमिकल नेचर देयर सिग्निफिकेंट कंस्टिट्यूट। केमिकल नेचर के बिहाफ पे कौन सा है, तो केमिकल क्लासिफिकेशन। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे आंसर खुद ब खुद टिक हो जाएगा, है कि नहीं। हाँ, केमिकल नेचर के बिहाफ पे कौन सा होगा, तो केमिकल क्लासिफिकेशन। अच्छा, सेलेक्ट द ड्रग विच इज नॉट बिलोंगिंग टू ग्लाइकोसाइड क्लास। अच्छा, ये क्लास पे बिलोंग आ गया, ये अभी थोड़ा आगे आप पढ़ोगे, लेकिन अभी मैं बता देता हूं कौन सा ग्लाइकोसाइड क्लास का ड्रग नहीं है। देखो भाई, विंका हमने बताया था एल्कलॉइड है, विंका अल्कलॉइड है, याद करो बताया था ना। अरे देखो ये वाला चार्ट, इस चार्ट से क्वेश्चन आया है, ये देखो विंका क्या है, अल्कलॉइड है, विंका क्या है, अल्कलॉइड है, विंका क्या है, अल्कलॉइड है। वहां बोल रहा है कौन सा ग्लाइकोसाइड नहीं है। हमको सबके बारे में नहीं पता है, लेकिन एक के बारे में पता है कि ये अल्कलॉइड है, हो गया ना, यही तो ग्लाइकोसाइड नहीं होगा क्योंकि अल्कलॉइड है। बाकी सब सेना डिजिटलिस कस्कारा ये सब ग्लाइकोसाइड्स होते हैं, ये सब ग्लाइकोसाइड होता है। क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग कंटेन्स अल्कलॉइड, इसमें से कौन सा ड्रग है जिसमें अल्कलॉइड पाया जाता है। खैर ये चैप्टर 5 के क्वेश्चंस में पढ़ना है। बेलाडोना ड्रग है जिसमें अल्कलॉइड पाया जाता है, बेलाडोना में एट्रोपिन पाया जाता है, एट्रोपिन जो कि एक प्रकार का अल्कलॉइड है। यही है बेलाडोना प्लांट, जिसको डेडली नाइट सेड लीफ के नाम से भी जानते हैं, डेडली नाइट सेड लीफ के नाम से भी जानते हैं। क्यों, क्योंकि ये रात में भी चमकता है, रात में भी चमकता है, ठीक है। हाँ, फिर है क्रूड ड्रग्स आर ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू। ये क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो गए थे, बताओ क्रूड ड्रग को ब्रॉडली क्लासिफाई किया गया है, कौन सा ऑप्शन सही होगा, नेचुरल या हर्बल, ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड, एसिडिक बेसिक, फंक्शनल नॉन फंक्शनल, इसमें से कौन सा पढ़े हो, कौन सा पढ़े हो। बहुत बढ़िया, आंसर बी, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड। ड्रग्स इज नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड ड्रग, बताओ इसमें से कौन सा ड्रग है जो कि ऑर्गेनाइज्ड ड्रग के अंदर नहीं आएगा। हाँ, ये सवाल आते हैं, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है। ऑर्गेनाइज्ड ड्रग क्या होते हैं, जो सेल्यूलर ड्रग कहलाते हैं, सेल्यूलर ड्रग। सेल्यूलर ड्रग वो होते हैं जो प्लांट के पार्ट से प्राप्त होता है, जैसे लीफ, हाँ प्लांट का पार्ट है, फ्लावर पार्ट है, फ्रूट पार्ट है, गम वैक्स एक्सुडेट, मिल्की एक्सुडेट, ये सब चीजें जूस वगैरह पार्ट नहीं है, पार्ट नहीं है, तो ये ऑर्गेनाइज्ड नहीं होगा। बोला नॉट अंडर द क्लास ऑफ ऑर्गेनाइज्ड, यानी अनऑर्गेनाइज्ड मैंने पूछ रहा है, यानी गम। आंसर डी, आंसर डी करेक्ट। हाँ, अब है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग, ऐसे पूछा जाता है इसमें से कौन सा अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग है। तो देखो विंका, अर्जुना, नटमेग, एसफटीडा। तो विंका देखो क्या है, विंका प्लांट होता है, उसके प्लांट पार्ट से प्राप्त होते हैं। अर्जुना और नटमेग ये सब प्लांट पार्ट से प्राप्त होता है। खैर ये सब ड्रग जब आप पढ़ेंगे डिटेल में, आगे पढ़ेंगे तब क्वेश्चन सॉल्व होगा, बस आपको क्वेश्चन डाल दिया गया है तो मैं करा देता हूँ। अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा, ऑर्गेनाइज्ड ड्रग कौन सा है। जब आप सारे ड्रग्स को डिटेल में पढ़ लेंगे, चैप्टर 5 के ड्रग्स को, तब आप इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। जो बच्चा मेरे साथ फुल कोर्स में पढ़ा है वो बहुत आसानी से जवाब दे रहा होगा कि भैया एसफटीडा, एसफटीडा को हिंदी में कहते हैं हिंग, हिंग याद रखना, हिंग। हिंग एक्चुअली अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, अनऑर्गेनाइज्ड ड्रग होता है, क्योंकि ये एक प्रकार का ओलियो गम रेजिन होता है, वोलेटाइल ऑयल गम और रेजिन से मिलकर बना होता है। हिंग को याद रखना, एक और नाम दिया जाता है डेविल डंग, राक्षस का मल, डेविल डंग राक्षस का गोबर, डेविल डंग की भी बोला जाता है, करेक्ट। दैट्स ऑल। इतना साथ देने के लिए आज मैं क्लास लेने की अवस्था में नहीं था, बहुत ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो कि नींद पूरी नहीं हुई थी, चीज़ें थोड़ा मेरा एनर्जेटिक फील नहीं हो रहा था। मैं सुबह सुबह स्नान भी किया ताकि मैं अच्छे से क्लास ले पाऊँ, बट आप लोगों, और क्लास का पार्ट भी डिफ़िकल्ट था आज, लेकिन आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया यार, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ऐसे ही प्यार सपोर्ट बनाए रखिए, यकीन मानिए आपका नैया मैं पार लगा दूंगा, यकीन मानिए, दिल से बता रहा हूँ, है ना, दिल से बता रहा हूँ। हर एक बच्चा यहाँ पर जो क्लास में है किसी का भी बैक नहीं लगेगा, खास करके फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट में, है ना। बस हर रोज सुबह 1 घंटे मेरे साथ जुड़ना है यार, दिल से जुड़ना, और रोज रिवीजन करके आना, है ना। पता भी नहीं चलेगा, 10 दिन में इतनी चीजें पढ़ लोगे कि आप पेपर कहीं का भी देख लो। 10 दिन, मैं तो बोल रहा हूं कि 10 दिन आप देख लो, बस आपको फील होने लगेगा कि हाँ भैया ये सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, है ना। याद रखना, चाहे समय कैसा भी हो, सिचुएशन चाहे जैसा भी हो, पढ़ना है, छोड़ना नहीं है बस, है ना। हाँ, जैसे मैं नहीं छोड़ रहा हूं, आप भी मत छोड़ना साथ, बस आपका काम बन जाएगा। मिथिलेश सर ऑफिशियल के साथ बने रहो, जुड़े रहो, ताकि हर एक अपडेट आपको मिलता रहे। एंड बाकी कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो, मैं 1 आध 2 मिनट आपके साथ हूं, ठीक है।
एंड गाइज ऐसा नहीं सोचना है कि आपको मैं बस जैसे आपको तो रेगुलर क्लासेस मिल जा रही हैं तो मेरा भी है भाई, जितनी क्लासेस आप कर रहे हो ना उससे ज़्यादा क्लासेस कहीं मैं दिन में 8 से 10 क्लास ले रहा हूँ। 10 क्लास मतलब 10 घंटे पढ़ाना, और 10 घंटे पढ़ाना मतलब सिर्फ 10 घंटे बैठना टेबल चेयर पे होता है ना, बोलना, और उसके साथ साथ फिर है ना कंटेंट बनाना, डिज़ाइन करना। ओवरऑल 15 से 16 घंटे का मेहनत डेली हो रहा है। ये किसके लिए हो रहा है? आप लोगों के लिए हो रहा है। किस लिए हो रहा है? क्यों हो रहा है? क्योंकि उदित फार्मेसी अपना एक लेवल मेंटेन करता है। उदित फार्मेसी पे जो बच्चा आता है और जो बच्चा एक्चुअली मेहनत कर लेता है 1 महीना, वो बच्चा वाकई सक्सेस करता है, वाकई उसको कोई दिक्कत नहीं होती है। इसलिए मेहनत किया जा रहा है ना। हाँ, तो बस आप लोगों को भी नाम बनाए रखना है। एंड पीडीएफ जस्ट तुरंत से मैं दे दूंगा, तुरंत से क्लास खत्म होते ही पीडीएफ दे दूंगा। ओके, चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू।